स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम लोग का है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या डेवलपमेंटल बायोलॉजी। एनिमल्स के अंदर हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। देखिए, सीक्वेंस हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इसमें क्या क्या सीक्वेंसेस आते हैं। जब हमने एम्ब्रियोलॉजी जब जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की शुरुआत की थी तो उस वक्त ये सीक्वेंस मैंने आपको सिनॉप्सिस ऑलरेडी वी हैव डन। गैमीटोजेनेसिस, देन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज एंड ब्लास्टुलेशन है। मीन इसी में मोरुला आ जाता है, क्लीवेज से मोरुला देन ब्लास्टुला, और उसके बाद देयर वाज गैस्ट्रुलेशन एंड देन ऑर्गेनोजेनेसिस। आप देखिए जो पूरा प्रोसेस है डेवलपमेंट का एम्ब्रियो के, दिस इज रेफर्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस या ऑन्टोजेनेसिस, ये एक बात है। एंड स्टडी इज रेफर्ड एज एम्ब्रियोलॉजी। स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहा जा रहा है। फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी जो है वो वॉन बेयर है, ऑलरेडी डिस्कस है सब कुछ, ठीक है। अभी जो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या आएगा, देखिए जो इनके इंटरनल डिटेल्स हैं, जैसे फर्टिलाइजेशन के लिए पहले मैंने देखो एक्सटर्नल इंटरनल तो बताया, बट अभी एग्जैक्ट ह्यूमन के अंदर अगर मैं देखूं, मैमल के अंदर अगर देखूं, या कॉमन किसी वर्टिब्रेट की बात करूं, तो किस तरह से स्पर्म्स जो हैं वो एग तक पहुंचते हैं और वहां पे क्या क्या इवेंट्स होते हैं ये जानना जरूरी है। उसके बाद क्लीवेज कैसे होता है वो देखना जरूरी है। गैस्ट्रुलेशन में जर्म लेयर किस तरह बन रही है, ये हमारे मेजर एस्पेक्ट्स हैं जो इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले जिन गैमीट्स के साथ ये सब कुछ हो रहा है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर पता हो, तो पहले बता चुका हूं, गैमीटोजेनेसिस हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो गैमीटोजेनेसिस वाला एस्पेक्ट मैं रिपीट नहीं करूंगा यहाँ पे। तो गैमीटोजेनेसिस में आप स्पर्म एंड ओवा का बेसिक स्ट्रक्चर देख चुके हो। यहाँ क्या करना है, अब बात ये कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, है ना, और दूसरे इनवर्टिब्रेट्स भी हैं, एंड टाइप ऑफ एग्स आर देयर। तो यहाँ एग्स को जान लेना जरूरी है कि एग्स कितने टाइप के हैं। तो एग्स जो है यहाँ पे, एक तो मैं सीधे सीधे शेल के बेस पे कहता हूं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ एग्स, क्लीडोइक एग्स एंड नॉन क्लीडोइक एग्स। जो क्लीडोइक एग है उनमें कॉमन जो एग्स आ जाते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट सराउंडेड शेल जो है वो उनका है। आप देखिए कि बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, है ना, ये जो रेप्टाइल्स के एग्स मतलब लीजर्ड, स्नेक्स, इनके सबके एग्स भी, और बर्ड्स के एग्स भी। और इसके अलावा एग लेइंग मैमल्स जो मोनोट्रीम्स जैसे डक बिल्ड प्लेटिपस और इस तरह के केसेस होंगे, तो ऑर्निथोरिंकस, ये जो सारा केस है, ये सभी केस जो हैं वो क्लीडोइक एग्स के हैं। जबकि विदाउट शेल में काफ़ी सारे जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, फिशेस हैं, एम्फीबिया हैं, है ना, ये सभी एग्स एज वेल एज मैमल्स एक्सेप्ट प्रोटोथीरिया, ठीक है, यानी कि एग लेइंग मैमल्स। तो एग लेइंग मैमल को छोड़ के बाकी सारे मैमल्स के एग और काफ़ी इनवर्टिब्रेट्स के एग्स और एम्फीबियंस के एग्स, स्पाइसेस के एग्स, दे ऑल आर नॉन क्लीडोइक एग्स, ठीक है। तो ये तो हुआ इसके बेस पर जो शेल है। दूसरा क्लासिफिकेशन जो मैं देखता हूं वो होता है अंडे के अंदर जो यॉक है, येलो पार्ट ऑफ द फीड दैट एक्सेस फीड फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो उसके फूड सोर्स है, एनर्जी सोर्स है। तो यॉक के बेसिस पर हाउ मच अमाउंट इज देयर, तो एलेसाइथल या माइक्रोलेसाइथल एग्स आर देयर विच आर वेरी लिटिल विद वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ यॉक, जैसे मैमल्स के। अब कारण यह है कि इसके कम होने का, इस अमाउंट के कम होने का, बिकॉज दीज मैमल्स आर गोइंग टू डेवलप इन मदर्स यूट्रस एंड दे विल टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर, तो देयर इज नो नीड ऑफ दिस, ओके। तो ये चीज होती है। इसके बाद जो मीजोलेसाइथल एग्स हैं, दे हैव बेसिकली मीडियम अमाउंट ऑफ यॉक, है ना, वो कुछ अमाउंट जो है इसमें थोड़ा सा मॉडरेट अमाउंट होगा, मतलब इट इज़ नॉट सो मच और इट इज़ नॉट टू लेस, थोड़ा मतलब मीडियम अमाउंट है। इसका मतलब ये होगा कि एक लेवल तक वो एग्स के ऊपर डिपेंड रहेगा जो यंग वन है, डेवलप हो रहा अंदर, और उसके बाद वो बाहर आकर के फीड करेगा, ठीक है। इट मीन्स देयर विल बी अ लार्वा स्टेज। मैंने आपको इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल्स के केसेस में बताया था कि जहां लाइफ साइकिल इनडायरेक्ट होती हैं वहां अक्सर ये देखा जाता है या तो एग्स मीसोलेसाइथल होंगे, अंडे के ऊपर अगर प्रॉब्लम है तो या तो एग्स मीसोलेसाइथल है, तो ऐसे केस में जो है लार्वा
एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो आधा डेवलपमेंट, जैसे टेडपोल का केस है, तो टेडपोल जो है वो एक टाइम तक एग के साथ डेवलप हो रहा है और उसके बाद जो है योग पे डिपेंडेंट था और उसके बाद वो बाहर वेजिटेरियन हो गया है, हर्बीवोर है और वो बाहर जो है वेजिटेशन को खा रहा है। इसके बाद मैक्रोलेसाइथल एग्स हैं, दे आर कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड एग्स, क्लीडोइक एग्स अक्सर ऐसे होते हैं, अंडे के चारों तरफ शेल है, बाहर कहीं जा नहीं सकते हैं, तो पूरा डेवलपमेंट इस यंग वन को अंदर ही करना पड़ेगा। और अंडों को अक्सर ये अंडे जो है ना, जो मैक्रोलेसाइथल एग्स हैं वो तो बता दिया किस किस में मिलेगा, रेप्टाइल, बर्ड्स और एग लेइंग मैमल्स के केस में। अब आप देखिए ये वो एग्स हैं या इंसेक्ट्स के भी एग्स ऐसे ही हैं, है ना, ये वो एग्स हैं ये जो ऑलमोस्ट ड्राई कंडीशंस पे ले किए जा रहे हैं और यंग वन इनके अंदर डेवलप हो रहा है। ओके, तो ये मैक्रोलेसाइथल एग है। यहाँ पे अक्सर कोई लार्वा स्टेज नहीं देखने को मिल रहा है, जैसे रेप्टाइल, बर्ड इनके केस में या प्रोडोथेरियन के केस में उनमें कोई फ्री लिविंग एम्ब्रियो नहीं मिलेगा, लार्वा नहीं मिलेगा, लेकिन इंसेक्ट्स में मिलेगा। कारण ये है मैक्रोलेसाइथल है इंसेक्ट्स के एग, लेकिन एग्स का साइज इतना छोटा है कि दैट इज नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द होल डिमांड। तो एक लेवल के बाद अंडे के अंदर से एम्ब्रियो को फ्री होना पड़ता है। एंड ये प्रॉब्लम क्यों है कि इतना एग्स मैक्रोलेसाइथल हैं बट छोटे हैं? बिकॉज नंबर ऑफ एग्स ज़्यादा है, मोर्टेलिटी इंसेक्ट्स में ज़्यादा होती है, तो एग्स जो है वो छोटे होते हैं बट हर एक अंडा पूरा भरा हुआ होता है योग से, बट स्टिल इट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द होल डेवलपमेंट। सो लाइफ साइकिल इंसेक्ट्स के केस में भी आपको इनडायरेक्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो लार्वा स्टेज शो नहीं करेंगे, जैसे कॉकरोचेज हैं, लार्वा स्टेज नहीं शो करेंगे, बट उनके जो यंग वंस है वो एक्टिव और एडल्ट जैसे देखने में पैदा होते हैं। तो उनको हम अभी डिस्कस करेंगे कि किस तरह का केस है, जब कॉकरोच आएगा तो उसमें डिटेल भी बताएंगे, है ना। फिलहाल मैंने बता दिया कि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जहाँ पे लार्वा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ योग काफ़ी कुछ चीज़ें जो है डिटरमाइन करता है। एग्जैक्टली एक और चीज़ है जो योग से अफेक्ट होती है, योग के अमाउंट से अफेक्ट होती है, वो है क्लीवेज, है ना। जैसे ये कोई एग होगा और एग के अंदर मान लिया ये एग है और एग के अंदर नीचे ये योक भरा हुआ है ना, ये इसका एनिमल पोल, असल में वो एरिया जहाँ से स्पर्म की एंट्री की पॉसिबिलिटी होती है या स्पर्म एंटर किया हुआ होता है, उस पॉइंट को हम एनिमल पोल कह देते हैं। और उसके अपोजिट जो पॉइंट एज्यूम होता है दैट इज वेजिटल पोल। ठीक है, और डेफिनेटली एनिमल पोल वो जगह होगी जिस तरफ ये साइटोप्लाज्म फ्री है। अगर स्पर्म यहाँ से किसी ने कोशिश की होगी एंट्री की तो नहीं हो पाया होगा, और जो यहाँ से एंटर करेगा तो वही जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे योग भरा हुआ है, योग के अंदर से मूव करना मुश्किल है। ठीक है, अब आप ये सोचो जैसे कोई तालाब है, तालाब में एक तरफ कीचड़ भरा हुआ है और दूसरी तरफ जो है वाटर है, तो जो स्विमर है वो पानी से तो तैर जाएगा, लेकिन जो मर्ड है वहाँ से नहीं तैर पाएगा। बस कुछ ऐसे ही। तो अभी स्विम करते हुए यहाँ तक तो जा सकते हैं, नीचे नहीं जा सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यॉक है दैट इज इंटरफियरिंग विद द मीन क्लीवेज लाइन, क्लीवेज फरो। तो यहाँ जो डिवीजन होगी, मतलब एक तो ये स्पर्म जो है अंदर यहाँ पे मूव कर सकता है इस तरफ, तो एनिमल पोल इस साइड है। दूसरी एक और बात है, जब क्लीवेज होता है तो एनिमल पोल से क्लीवेज होना, ये डिवीजन होना शुरू होता है। जब जाइगोट बन जाएगा अंडा तो यहाँ से शुरू होगा। और एक बड़ी बात है कि ये यॉक वाले एरिया को पार नहीं कर सकता। अगर ये पार नहीं कर सकता ना, तो इस तरह के क्लीवेज को हम इनकम्प्लीट क्लीवेज कहेंगे। क्लीवेज का मतलब सेगमेंटेशन डिवीजन है, एक तरह का माइटोटिक डिवीजन ही है। ठीक है, जिससे जाइगोट आगे डिवाइड होता है। ठीक है, जाइगोट में अगर उस वक्त, चूंकि जो पहले अंडा है वो बाद में वही जाइगोट बना है, तो अगर यॉक का अमाउंट ज्यादा है तो इट विल नॉट सपोर्ट द कंप्लीट क्लीवेज, इट विल नॉट सपोर्ट कंप्लीट क्लीवेज। ठीक है, तो ये जो चीज है, योग का अमाउंट टाइप ऑफ क्लीवेज को भी अफेक्ट करेगा। इफ देयर इज नो योग, तो पूरा आप देख रहे हो कि क्लीवेज यहां से यहां पूरा डिवाइड हो गया। दिस इज कंप्लीट और होलोब्लास्टिक क्लीवेज एंड दिस इज इनकम्प्लीट या मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। ठीक है, तो ये क्लीवेज को भी अफेक्ट कर रहा है। जहां से एग एंटर करता है, मैं बता रहा हूं, जहां से स्पर्म एंटर करता है, दैट पॉइंट ऑफ द एंट्री इज रेफर्ड एज, उसको हम लोग कहते हैं एनिमल पोल, एंड अपोजिट पोल इज कॉल्ड एज वेजिटल पोल। ठीक है, तो ये एग के बारे में अमाउंट के हिसाब से
कुछ डिटेल हुआ। देन एक और तरीका है एग्स को डिफाइन करने का कि जो अमाउंट ऑफ योक है वो तो ठीक है जितना भी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक कैन ऑल्सो डिफाइन द एग टाइप ऑफ एग। डिस्ट्रीब्यूशन से भी हम पता कर सकते हैं। तो देयर इज आइसोलेसाइथल, यानी कि योक जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू द होल साइटोप्लाज्म इक्वली। तो आइसोलेसाइथल एग्स हैं, ये जितने भी आइसोलेसाइथल एग्स हैं ये होंगे आपके एलेसाइथल या टीलो माइक्रोलेसाइथल। और ये असल क्या है कि ऐसा नहीं बिल्कुल अमाउंट नहीं है, एलेसाइथल में भी बहुत थोड़ा अमाउंट होता है, बट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड आइसो मीन इक्वली, चारों तरफ बराबर डिवाइडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। देन टीलोलेसाइथल है, तो जो हमारे मैक्रोलेसाइथल या ज्यादा एग वाले, ज्यादा योक वाले एग्स होते हैं या मॉडरेट योक वाले एग्स होते हैं, यानी कि दोनों तरह के बोलूं, मैक्रोलेसाइथल और मीजोलेसाइथल, मैक्रोलेसाइथल और मीजोलेसाइथल बोलूं, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि जो योक है वो साइटोप्लाज्म में वेजिटल पोल की तरफ इकट्ठा, हमेशा ये वेजिटल पोल की तरफ ही इकट्ठा माना जाएगा, क्योंकि जिस तरफ से स्पर्म एंट्री कर सकते हैं वो फ्री एरिया ही होगा, सो दैट जो फिल एरिया है दैट विल बी एट दैट सेंटर देयर विल बी वेजिटल पोल। तो वेजिटल पोल की तरफ जब यौक इकट्ठा है तो दिस इज कॉल्ड टीलोलेसाइथल एग। अब बात करता हूं सेंट्रोलेसाइथल। नाम से ही क्लियर है कि साइटोप्लाज्म के बीच में जो यौक है वो बीच में इकट्ठा होगा, ठीक है, यौक जो है वो बीच में इकट्ठा होगा, और ये वो एग्स होंगे जिनमें यौक की अमाउंट प्रॉपर है बट एट द सेंटर ये इकट्ठा है। समझ रहे हैं बात? तो एट द सेंटर ये इकट्ठा होगा। क्लियर है? तो ये डिटेल है सेंट्रोलेसाइथल। और अब बात आती है यहां पे समझने की कि जो ह्यूमन एग्स हैं उनकी कैटेगरी क्या है। तो ह्यूमन एग्स जो हैं उनकी कैटेगरी जो है वो एलेसाइथल एग्स की है, और इधर यहां पे आइसोलेसाइथल जो एग्स हैं उनकी कैटेगरी, मतलब हमारे जो एग्स हैं ह्यूमन एग्स जो हैं वो आइसोलेसाइथल होंगे और एलेसाइथल कैटेगरी में होंगे, या माइक्रोलेसाइथल कैटेगरी आप जिसको कह सकते हैं। तो ये समझ में आ गई ये बात। अब मैं टॉपिक शुरू करता हूँ, फर्टिलाइजेशन क्या है, किस तरह से फर्टिलाइजेशन को आप देखते हो। तो फर्टिलाइजेशन दो तरह के हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। फर्दर इस पे बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि ऑलरेडी बात हो गई थी। बॉडी के बाहर तो एक्सटर्नल, बॉडी के अंदर फीमेल बॉडी में तो इंटरनल। एनाइसोगेमी होती है, बात इस पे भी एक बार बता चुका हूँ कि एनाइसोगेमी यानी कि शेप ऑफ द गैमीट डिफरेंट है। तो एनिमल्स के अंदर मोस्ट ऑफ केस जो है वो एनाइसोगेमी ही है, ठीक है। स्पर्म मोबाइल होंगे और ओवम जो है वो फिक्स होते हैं। तो जो ओवम है दैट रिसीव सिंगल स्पर्म। इवेंट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तो सबसे पहली बात है कि अप्रोच ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स ओवम यानी सेकेंडरी oocyte। हम ह्यूमन की बात अब कर रहे हैं। ह्यूमन बॉडी में जो स्पर्म है दैट इज रिलीज्ड इन द वेजाइनल पार्ट, ऑलरेडी हो चुकी है बात इस पे डिस्कस। दूसरी बात है कि स्पीड ऑफ स्पर्म जो है ये 1 से 3 मिलीमीटर पर मिनट की स्पीड, कोई ऐसे हमने डिस्कस किया था इसको। और अमाउंट और नंबर ऑफ स्पर्म्स की भी बात की थी कि 400 मिलियन स्पर्म्स जो है वो एक बार में रिलीज हो सकते हैं, और वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में इस स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए एक फिनोमेना है कैपेसिटेशन। स्पर्म जो है वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में करीब 4-5 घंटे 6 घंटे इसको लग जाते हैं कैपेसिटेशन अचीव करने में। एक्चुअली क्या है कि जब एग रिलीज होते हैं, स्पर्म रिलीज होते हैं, तो उनके चारों तरफ जो मटेरियल कोट जो है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। वो धीरे धीरे फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जो एंजाइम्स हैं वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के जो सिक्रीशंस हैं वो इस कोट को डिसॉल्व कर देंगे, और जो कोट है उसके डिसॉल्व होने के बाद स्पर्म जो है वो मोबिलिटी अचीव कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। देन एक कॉन्सेप्ट है, जैसे स्पर्म जो है वो पहुंच जाते हैं फीमेल जो ओवम है बिल्कुल उसकी सरफेस के ऊपर,
तो वहां पे जब ये पहुंच जाएंगे तो एक कॉन्सेप्ट दिया था लिली 1990 में। लिली का कॉन्सेप्ट क्या है? लिली का कॉन्सेप्ट है कि वहां पे फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन नाम के मॉलिक्यूल्स है। कहां पे हैं? देखिए, जो ओवम है, ओवम की सरफेस के ऊपर, ओवम की सरफेस के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। दे आर कॉल्ड एज फर्टिलाइजिन। याद रखिएगा, ओवम की सरफेस के ऊपर क्या है? ओवम की सरफेस के ऊपर फर्टिलाइजिन है। दे आर ग्लाइकोप्रोटीन्स इन नेचर। और स्पर्म की सरफेस के ऊपर एक्रोसोम जो होता है, उसका टिप वाला पार्ट जो होता है, स्पर्म का बिल्कुल टिप पे जो देख रहे हैं, तो दिस इज एक्रोसोम। ये एक्रोसोम है। और एक्रोसोम वाले एरिया के ऊपर जो है वो क्रोमोसोम, एक्रोसोम के ऊपर एसिडिक प्रोटीन्स मौजूद है एंड दे आर कॉल्ड एज एंटी फर्टिलाइजिन। एक्चुअली एक स्पीशीज का एंटी फर्टिलाइजिन दूसरी स्पीशीज के फर्टिलाइजिन के साथ कॉम्पेटेबल नहीं है, बिकॉज ये रिएक्शन जो मीटिंग की रिएक्शन है, दिस इज रेफर्ड एज लॉक एंड की मैकेनिज्म। जैसे एंटीजन एंटीबॉडी एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता है, वैसे ही यहां स्पर्म एग्लूटिनेशन के नाम से इस पूरे प्रोसेस को जानोगे। इसका मतलब यह है कि नेचर का एक ऐसा तरीका है कि एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से मिक्स ना हो जाए, यानी कि वन स्पीशीज कैन नॉट फर्टिलाइज अनदर स्पीशीज, और स्पर्म्स आर ओनली कंपेटेबल विद द सेम स्पीशीज। ओके, तो फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज डू नॉट परफॉर्म fertilization and anti-fertilization of different species do not perform sperm agglutination with other kind। ठीक है, तो इस तरह के जो फंडा है ये, इसको हम लोग बोलेंगे प्रीजाइगोटिक बैरियर। वी विल कॉल इट प्रीजाइगोटिक बैरियर। हम इसको प्रीजाइगोटिक बैरियर कह देते हैं, और इस तरह स्पीशीज की मिक्सिंग नहीं होती। तो क्या है बैरियर्स, वो अभी स्पीसीएशन का जब चैप्टर आएगा तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट। तो ये समझ में आ गया आपको, एंटी फर्टिलाइजन एंड फर्टिलाइजन। तो फर्टिलाइजन कहां पे? स्पर्म, ये ओवम के ऊपर, और एंटी फर्टिलाइजन स्पर्म के ऊपर है, और इनके रिएक्शन को स्पर्म एग्लूटिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब क्या है कि स्पर्म जो है वो ओवम की सरफेस पे पहुंच गया है, और जो एक्रोसोम है वो रिएक्ट करेगा ओवम की सरफेस के साथ, है ना, और वहां पेनिट्रेशन के लिए अंदर जाएगा। एक्चुअली एक्रोसोम जो है उसका जब जो स्पर्म का जो एक्रोसोम है, व्हेनेवर दैट इलंगेट्स एंड इट बिकम एक्टिव फॉर द एंट्री, और क्योंकि वहां पे स्पर्म के अंदर लाइसेंस होते हैं, स्पर्म के अंदर क्या होते हैं? लाइसेंस होते हैं, जो कि एक तरह के एंजाइम्स हैं, है ना। और एंजाइम्स जो हैं वो, उनमें सबसे ज्यादा जो एक नाम लिया जाने वाला है, तो हाइलोरुनिडेज नाम का एंजाइम जो है वो वहां पे होता है। ठीक है, हालांकि दूसरे भी होते हैं कुछ, तो हाइलोरुनिडेज है, जोनालाइसिन है या एक्रोसिन जिसको कहते हैं, और कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है। तो एंजाइम का पैकेट है एक्रोसोम। एक्रोसोम का जो डेवलपमेंट हुआ था वो किससे हुआ था? एक्रोसोम का डेवलपमेंट हुआ था जो गोल्जी बॉडी होता है उससे। ठीक है, सेल की गोल्जी बॉडी से एक्रोसोम बनता है, याद रखिएगा, ड्यूरिंग द स्पर्मियोजेनेसिस। बता चुके हैं वैसे इस बात को पहले। तो हम बात कर रहे हैं कि स्पर्म जो है वो एक्टिव हो चुका है, उसमें एक इलोंगेशन हो गई है जो उसकी एक्रोसोम की, और इस तरह के स्पर्म को एक्टिव स्पर्म कहा जा रहा है। वहां पे लाइसेंस हैं, ये जोना पेलिसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम को ब्रेक करने का, उनको पेनिट्रेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो एक होल वहां पे क्रिएट हो जाएगा, और एक रिसेप्टर कोन, जैसे वोल्केनो होता है उस तरह का कोन जो है वो ओवम की सरफेस के ऊपर बन जाता है। वहीं से स्पर्म को अंदर कंटिन्यू किया जाएगा, अंदर रिसीव किया जाएगा। ठीक है, आफ्टर पेनिट्रेशन कोरोना रेडिएटा जो है वो थोड़ी हार्डन हो जाती है, और वो अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेती है। कोरोना रेडिएटा बिकम्स अ लेयर एंड दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, और ये पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए काम करेगी। तो इसमें पॉलीस्पर्मी जो होगा
वो एक ऐसा इवेंट है कि अगर एक ओवा के अंदर एक से ज़्यादा स्पर्म एंट्री ले लेते हैं, एक से ज़्यादा स्पर्म एंट्री ले लेते हैं, तो हम उसको पॉलीस्पर्मी कहते हैं। नॉर्मली ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो पॉलीस्पर्मी नहीं होना चाहिए क्योंकि देयर इज अ मीन प्लान कि एक स्पर्म एक ओवा से फ्यूज करेगा और इस तरह डिप्लॉयड स्ट्रक्चर वो बनेगी। लेकिन अगर पॉलीस्पर्मी होता है तो डिफेक्टिव एम्ब्रियो जनरेट होगा और ये आगे डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इट मस्ट बी प्रिवेंटेड। इसके लिए फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनती है। तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इटसेल्फ इंपॉर्टेंट टर्म हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये जो पूरी इवेंट ऊपर हो रही है, जितना भी हुआ कि स्पर्म ने जो है आकर के उसका सरफेस के ऊपर एक्रोसोम अटैच हुआ, अटैच होने के बाद लाइसेंस रिलीज हुए, हाइलोरोनिडेज रिलीज हुआ, और यहाँ पे कोन यानी कि जो ओवम है, ओवम की जो सरफेस है वो इस तरह कोन के तरीके से एलिवेट हो गई और स्पर्म जो है उसका हेड इसके ऊपर इस तरह फ्यूज हो गया है। ठीक है, तो ये जो बना इट इज फर्टिलाइजेशन कोन, हमने इसको कह दिया। तो इस तरह से ये डेवलपमेंट हुआ। इस पूरे इवेंट में जिन और फैक्टर्स ने रोल प्ले किया, डेफिनेटली टेम्परेचर तो करता ही है, पीएच भी करता है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस जो हैं इस पूरी रिएक्शन में और इनका रोल रहता है कि भी ये जो कंटेंट्स हैं इनकी प्रेजेंस भी जो है वो ज़रूरी है। अब इसके बाद ये कि कॉर्टिकल रिएक्शन, अगला जो इवेंट है, तो अभी तक हमने देखा एक्रोसोम रिएक्शन हो गया, पेनिट्रेशन हो चुका है। अब कॉर्टिकल, मैंने जब ओवम डिस्कस किया था तो मैंने कहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं ना, दे आर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। तो these cortical granules contain cortical enzyme which is in nature mucopolysaccharide। क्या है बेटा? mucopolysaccharide। ठीक है, ये एंजाइम्स जो हैं जब रिलीज होते हैं, हमने अभी बताया था कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनती है, लेकिन फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की जो हार्डनिंग हो रही है वो क्यों हो रही है? तो ये कॉर्टिकल रिएक्शन को हमें समझना पड़ेगा। साइमल्टेनियस जैसी एंट्री हो रही थी, तो असल ये जो इवेंट है ये अंदर ही हो रहा है उसके, है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो साइटोप्लाज्म के चूंकि कॉर्टिकल एरिया हमने बताया भी ओवम है, ओवम के बीच में मेड्यूलरी एरिया, किनारे पे ये कॉर्टिकल एरिया, यहाँ पे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हमने बताए थे। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रप्चर होते हैं जैसे स्पर्म की एंट्री वहां पे हो रही है, और ये जो कॉर्टिकल एंजाइम्स हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड रिलीज कर दे रहे हैं, और जोना पेलिसिडा जो है दैट बिकम हार्ड, और इस तरह फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो है वो वहां पे फॉर्म हो जा रही है। ये पॉलीस्पर्मी को रोकेगा। फिर याद रख लीजिए, ये पॉलीस्पर्मी यानी ज्यादा स्पर्म्स के एंट्री को, मोर देन वन की एंट्री को रोकेगा यहां पे। ठीक है, तो अभी क्या है कि कुछ और असल होता क्या है यहां पे, जैसे ही एंट्री हो ये कॉर्टिकल रिएक्शन में, एक तो ये कॉर्टिकल एंजाइम्स रिलीज हो जाएंगे, और इसके बाद एक सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस क्रिएट होती है, जिसके दौरान साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है वो क्रिएट हो जाता है ना, और साइटोप्लाज्म के अंदर, ऊप्लाज्म के अंदर, और एक तरीके से ये एक इसको एक्टिवेटर का काम करेगा। उसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो एक अनडिवाइडेड न्यूक्लियाई जो है वो मौजूद है, जिसकी वजह से हम इसको सेकेंडरी oocyte बोल रहे थे, और ये जो डेवलपिंग एग था इसकी स्टेज जो है वो बीच में ट्रैप हो रखी है सेकेंडरी oocyte फेज पे। तो जैसे ही सीएमपी बनेगा वैसे ही जो सेकेंडरी oocyte है वो डिवाइड होगा, और डिवाइड होकर के ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ ये रिलीज कर देगा अपना सेकंड पोलर बॉडी। सेकंड पोलर बॉडी का कोई रोल नहीं है, तो इट विल बी डैमेज लास्टली, ये अपने आप में खत्म हो जाने वाला है। और अब इस तरह आप एक नई स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ओवम देख रहे हैं, और इस ओवम में क्या हो रहा है? ओवम के अंदर आप देख रहे हैं कि जो एक तो स्पर्म का न्यूक्लियस है इनसाइड, टेल तो रह जाती है बाहर भाई, ठीक है, और अंदर केवल न्यूक्लियस आता है उस होल के साथ जो कि अभी पेनिट्रेशन के दौरान बना था। तो अब इस मेल के स्पर्म को, स्पर्म के जो न्यूक्लियस है, सॉरी स्पर्म का जो न्यूक्लियस है, उसको हम लोग वी कॉल इट मेल प्रो न्यूक्लियस। ठीक है, और जो फीमेल प्रो न्यूक्लियस है, अभी जो ओवम था, ओवम का जो न्यूक्लियस है
ये सेकेंडरी जो पोलर बॉडी है रिलीज होने के बाद, तो उसको हम बोलते हैं फीमेल प्रो न्यूक्लियस। तो दोनों प्रो न्यूक्लियाई नाउ दे विल फ्यूज, वो फ्यूज हो जाएंगे, और फ्यूज होने के बाद में जो बनेगा, फ्यूज होने के बाद जो बनेगा दैट विल बी, उसको हम बोलेंगे कि ये अभी जाइगोट बन गया है। ठीक है, इस फिनोमिना को हम कैरियोगैमी बोल रहे हैं, और आगे हम इसको एम्फीमिक्सिस भी कह रहे हैं। तो दीज आर टू टर्म्स यूज फॉर द पर्पस। तो अभी जो डिटेल है हमने यहाँ पे फर्टिलाइजेशन तक का डिटेल अभी डिस्कस कर लिया। अब आगे जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक रहेगा वो इसमें क्लीवेज और फर्दर जो डिटेल्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको पूरा आप एक बार जो है रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।